हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हम आपकी क्लास 9 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है बी हाइव उसका जो चौथा चैप्टर है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, है ना, एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क। इसमें किसके बारे में बताया गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। ये साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन बोल दो, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल दो, है ना। तो इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो था इसका, उसमें बेटा यहाँ तक 9 जो इसके पैराग्राफ थे, 9 पैराग्राफ हमने कर लिए थे, जो उन्होंने लास्ट में सूत्र दिया था E=mc², यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट, है ना, 10वें पैराग्राफ से शुरू करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना, और 15, 16 और 17, ठीक है ना। और इसके बाद बेटा इसमें एक पोएम और है ना, ये है देखो, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, इसको भी करेंगे हम ठीक है। हाँ, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स उसको बोलते हैं, भौतिक विज्ञान की जो मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थी, सबसे ज़्यादा कठिन जो समस्याएं थी, है ना, उनको जब वो हल कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, है ना। देखो अनरेवलिंग मतलब स्टार्टिंग टू फॉल, है ना, गिरने लग जाना। गिरने लगने का मतलब क्या होता है बेटा, है ना, उसमें कड़वाहट आ जाना। उनका जो निजी जीवन था, है ना, प्राइवेट जो लाइफ थी उनकी, वो उसमें क्या आने लग गई थी? कड़वाहट आने लग गई थी, ठीक है ना। तो जो उनकी पत्नी थी, है ना, मिलेवा मारिक, उनके साथ उनके जो संबंध थे, है ना, उनमें क्या पैदा हो गए थे? थोड़ी कड़वाहट पैदा होने लगी थी। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन भौतिक विज्ञान की सबसे गंभीर कठिन समस्याओं को सॉल्व करने में लग रहे थे, उनका जो प्राइवेट निजी जो जीवन था वो अनरेवलिंग होना शुरू हो गया था, फॉल होना शुरू, गिरना शुरू हो गया था, उसमें दरार आना शुरू हो गया था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, है ना। तो अभी उनकी क्या है, शादी नहीं हुई है ना बेटा, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उनमें जो प्रेम संबंध थे बेटा उनके, वो क्योंकि साथ काम करते थे, ठीक है ना। तो उस दृष्टिकोण से तो अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग द स्टडीज, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन मिलेवा से जस्ट अपनी पढ़ाई समाप्त होने के बाद ही शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर, लेकिन उनकी जो माँ थी, वाज अगेंस्ट इट, वो इसके खिलाफ थी। सी थॉट, वो सोचती थी, मिलेवा क्या सोचती थी वो, कि सी थॉट मिलेवा, कि जो मिलेवा हैं, हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, जो कि उनके बेटे अल्बर्ट आइंस्टाइन से कितनी बड़ी थी? 3 वर्ष बड़ी थी, ठीक है ना। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए क्या है? थोड़ी ज़्यादा उम्र वाली हैं, उसके लिए, उसकी अपेक्षा, अपने पुत्र की अपेक्षा उसके लिए क्या है वो, है ना, अधिक उम्र वाली हैं। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड, वो उनकी जो माँ थी वो इस बात से भी परेशान थी, बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, मिलेवा की जो बुद्धिमानी थी, है ना, उससे भी क्या थी, वो चिंतित थी उसको लेकर भी, है ना। सी इज ए, जैसे होता है ना बेटा, लड़की अगर ज़्यादा होशियार है ना, तो जो लड़के की जो माँ होती है, उस लड़की की जो सास होती है, वो यूँ सोचती है कि जो है ना, मेरी बहू जो है, मेरी पत्नी, मतलब मेरे बेटे की जो बहू है, मेरे बेटे को क्या रखेगी? दबा के रखेगी ये, है ना। तो उसको थोड़ा असुरक्षा की भावना महसूस होने लग जाती है। तो उनकी जो माँ थी वो मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी क्या थी? चिंतित थी। सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती थी कि वो तुम्हारी जैसी किताब की तरह है ना, जैसे तुम हो एक तरह से किताब हो, ऐसे ही वो भी तुम्हारे लिए क्या है? किताब की तरह है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन ने अपनी शादी को क्या कर दिया? टाल दिया। अभी शादी हुई नहीं थी उनकी, है ना, शादी को क्या कर दिया? टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, जो जोड़ा था ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का और मिलेवा मारिक का, ये जनवरी 1903 में
इन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे हो गए, ठीक है ना। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही वर्ष बाद द मैरिज फाल्टर्ड, है ना, जो शादी थी वो कमजोर होने लग गई। फाल्टर्ड बिकेम वीक, क्या होने लग गई, कमजोर हो गई। मिलेवा मीनवाइल, है ना, इसी दौरान जो मिलेवा थी वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो उनकी बौद्धिक महत्वाकांक्षा थी, है ना, वो उनसे खोती जा रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और वो एक नाखुश, है ना, गृहिणी बनती जा रही थी। अर्थात जो पहले वो इतनी इंटेलिजेंट थी, अब शादी होने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद उनकी जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता थी, महत्वाकांक्षा थी, वो क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। और वो एक तरह से चिड़चिड़ी, है ना, अनहैप्पी, नाखुश गृहिणी के रूप में परिवर्तित होने लग गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, वर्षों तक लड़ाई झगड़े के बाद, लगातार वर्षों झगड़ने के बाद, द कपल फाइनली डाइवर्स्ड इन 1919। उस कपल ने, उस जोड़े ने 1919 में अंततः क्या ले लिया, तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एलिजा द सेम ईयर। आइंस्टाइन ने अपनी कजिन थी, उसका क्या नाम था, एलिजा था, है ना, चचेरी ममेरी बहन होगी कोई, है ना, उससे शादी उसी वर्ष उसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसके साथ शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, अब आइंस्टाइन का जो ये नया निजी अध्याय था, है ना, एलिजा के साथ, ये कॉन्साइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, है ना, संयोगवश ये उनको, यानी एक तरफ उनको क्या हो रही थी, वर्ल्ड फेम मिल रही थी, पूरे संसार में प्रसिद्धि मिल रही थी, है ना, और दूसरी तरफ उनका नया चैप्टर जुड़ा था। तो एक तरह से, है ना, ये एक ऐसा संयोग था कि उधर उनकी एलिजा के साथ शादी हुई और इधर वो पूरे संसार में उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने अपनी जो आपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत था, जनरल यानी सामान्य, थ्योरी यानी सिद्धांत, और रिलेटिविटी यानी आपेक्षिकता, सापेक्षिकता, है ना, सापेक्षता बोल दो आप, ठीक है ना। ही हैड पब्लिश्ड, उन्होंने क्या कर दिया था, पब्लिश किया था 1915 में अपने सापेक्षता के सिद्धांत को, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने की दिया एक नया, है ना, समझ। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, व्याख्या या नई समझ दी उसने, किसको, ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को उसने नए सिरे से, गुरुत्वाकर्षण की जो सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था बेटा, उस सिद्धांत ने ग्रेविटी की नई सिरे से व्याख्या की। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य का ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है ना, एक्लिप्स यानी ग्रहण, सन यानी सूर्य, सूर्य का जो ग्रहण इन 1919 में क्या हुआ, एक सूर्य ग्रहण पड़ा। ब्रॉड प्रूफ, उसने ये सिद्ध कर दिया, ब्रॉड प्रूफ उसने ये सिद्ध कर दिया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि जो सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया वो क्या था, बिल्कुल सही था, एक्यूरेट था। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले ही बता दिया था कि इस सूर्य ग्रहण के कारण जो तारों का प्रकाश है वो किस मात्रा तक विक्षेपित होगा, है ना, वो उन्होंने पहले ही बता दिया था, और उसी मात्रा में वो तारों का प्रकाश जो है विक्षेपित हुआ, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही गणना करी थी, इन एडवांस, है ना, पहले से ही, पूर्व में ही, द एक्सटेंट टू विच, कि किस मात्रा तक, द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, है ना, कि जो स्थिर तारे हैं उनका प्रकाश, वुड बी डिफ्लेक्टेड, विक्षेपित होगा, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कितना वो विक्षेपित होगा, उन्होंने पहले ही एडवांस में ही जिसकी गणना कर दी थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जो अखबार थे, है ना, उन्होंने, पत्र पत्रिकाओं ने घोषणा करी इस काम की, एक वैज्ञानिक
रिवॉल्यूशन के रूप में, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में, है ना। तो उन्होंने आइंस्टाइन की इस सिद्धांत को, है ना, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक विज्ञान में क्या, रिवॉल्यूशन, क्रांति का नाम अखबारों ने दिया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। बेटा संसार का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो नोबेल प्राइज होता है ना। तो उन्हें फिजिक्स के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ही आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब प्राप्त किया फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज 1921 में, तो उनके ऊपर बौछार गिरने लगी, है ना, सम्मानों की। ऑनर्स यानी विभिन्न प्रकार के सम्मान मिलने लगे उनको, और जगह जगह से उनको इन्विटेशंस आने लगे, निमंत्रण आने लगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, कि भाई आप हमारे यहाँ आइए और व्याख्यान दीजिए। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस यानी जो मीडिया होता है, अखबार, टेलीविज़न, है ना, इनके द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई, है ना। बहुत ज़्यादा उनको क्या किया गया, प्रशंसा की गई। लॉडेड, लॉड यानी प्रशंसा करना। When the Nazis came to power in Germany in 1933, अब बेटा वो उनका जन्म तो जर्मनी में ही हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। जब नाजी शक्ति में आ गए, है ना, जब नाजी जो लोग थे, जैसे हिटलर जो था ना बेटा, वो नाजी था, वो है ना, नाजी एक पार्टी थी वहाँ की, है ना, पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे मान लो आप इसको, है ना। तो when the Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में नाजी जो लोग थे वो जर्मनी में जब उन्होंने सत्ता हथिया ली, है ना, जब वो सत्ता में आ गए, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टाइन पलायन कर गए, है ना, देश छोड़कर चले गए। एमिग्रेट यानी पलायन कर जाना, देश छोड़ के चले जाना। कहाँ चले गए वो? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका चले गए। 5 years later, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अप्रोर। 5 वर्ष बाद जो डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फिशन की, है ना, परमाणु विखंडन की, है ना, नाभिकीय विखंडन की, जो 5 वर्ष बाद नाभिकीय विखंडन की खोज हुई बर्लिन में। बर्लिन कहाँ की कैपिटल है? जर्मनी की। उसने जो अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे, जो भौतिक विज्ञानी थे, इन एन अप्रोर, उनके अंदर उसने एक खलबली मचा दी, है ना। उनको लग रहा था कि भाई ये अब इन्होंने ये जो है ना नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का खोज कर ली इन्होंने, अब ये पक्का उसका दुरुपयोग करेंगे, है ना, परमाणु बम बनाने में। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे वहाँ उस फासिज्म, है ना, जो नाजीवाद बोल दो, फांसीवाद बोल दो, ये वहाँ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, राजनीतिक विचारधारा है ना, जिसको नाजीवाद बोल देते हैं, फांसीवाद बोल देते हैं, फासिज्म, नाजिज्म, ठीक है ना। तो ये वो हिटलर थे, उनकी पार्टी थी, ऐसे मान लो आप इसको, है ना। तो अधिकांश जो साइंटिस्ट थे वो जर्मनी छोड़कर फासिज्म से फ्लेड यानी चले गए, छोड़कर चले गए, फ्लू उड़ जाना, है ना, फ्लाई, वहाँ से उड़ गए, वो चले गए देश छोड़ के। जस्ट एज आइंस्टाइन की तरह हेड, जिस तरह की आइंस्टाइन चले गए थे उस तरह से वो वैज्ञानिक भी वहाँ से छोड़ के चले गए। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब वो चिंतित थे, भयभीत थे। द नाजीज कुड बिल्ड, कि अब जो नाजी हैं, है ना, ये जो हिटलर के जो वो हैं समर्थक हैं, बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, अब ये अवश्य बना लेंगे और उसका उपयोग करेंगे। किसका? एटॉमिक बम का, परमाणु बम का। इन एन अप्रोर का मतलब बहुत ज्यादा अपसेट हुए वो, है ना। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग यानी साथी, है ना, एक साथी के प्रोत्साहित करने पर, उत्साहित करने पर या कहने पर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक साथी के द्वारा उत्साहित करने पर, आइंस्टाइन रोट ए लेटर, आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा, टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनका नाम था। तो
एक अपने साथी के कहने पर, एक साथी के बहुत ज़्यादा कहने पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। कब लिखा? ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्नड, जिसमें कि उन्होंने चेताया था, चेतावनी दी थी। क्या दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस पत्र में? क्या लिखा था कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का एक अकेला जो बॉम्ब होगा वो एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर वो एक पोर्ट में फट जाता है, अगर एक पोर्ट का मतलब होता है समुद्री बंदरगाह, है ना, उस बंदरगाह जहाँ पे जहाज सामान उतारते चढ़ाते हैं, उस जगह पे अगर वो बम गिराया जाता है और वो फूट जाता है, वहाँ पे फट जाता है, तो माइट वेरी वेल डेस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो वो पूरी तरह से, है ना, उस होल पोर्ट को, सारे के सारे उस बंदरगाह को वो क्या कर देगा? डेस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा वो बॉम्ब जो होगा वो, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और इसके साथ साथ ही सम ऑफ द सराउंडिंग यानी आसपास के भूभाग को, क्षेत्र को, टेरिटरी यानी क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को भी वो क्या कर देगा? कुछ मात्रा में नष्ट कर देगा। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own, है ना। दूसरी ओर अमेरिका वासी जो थे उन्होंने विकसित कर लिया खुद का एटॉमिक बॉम्ब एक गुप्त प्रोजेक्ट के तहत, एक गुप्त प्रोजेक्ट के द्वारा, है ना, खुद का भी उन्होंने क्या बना लिए? एटॉमिक बॉम्ब बना लिए। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी, और उसे गिरा दिया जापान के शहरों ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान के 2 शहरों पर। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना बेटा, उसमें जापान के 2 शहरों के ऊपर अमेरिका ने क्या डाल दिए थे? बम गिरा दिए थे, ठीक है ना। क्योंकि जापान किसकी ओर था? जर्मनी की ओर था, है ना, अमेरिका के खिलाफ था। तो जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में बम गिरा दिए थे, ठीक है ना, जिससे कि वहाँ पे बेटा बहुत बड़ी तबाही आई थी, है ना, पूरा सब कुछ जल गया था वहाँ पे। और बेटा विकिरण इतना ज़्यादा मात्रा में फैला, अभी भी विकिरण का प्रभाव, रेडिएशंस का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि अभी भी वहाँ पर बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हैं, है ना, विकिरण की मात्रा अभी वहाँ पे इतनी ज़्यादा है। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डेस्ट्रक्शन, यानी ये जो विनाश हुआ, डेस्ट्रक्शन यानी विनाश, एक्सटेंट यानी इस मात्रा तक जो विनाश हुआ, जितना अधिक ये जो अधिक मात्रा में ये जो विनाश हुआ, उससे अल्बर्ट आइंस्टाइन अंदर से हिल गए। डीपली सेकन, बहुत ज़्यादा वो हिल गए, है ना। अंदर से हिलने का मतलब कि उनके उथल पुथल हो गई उनके पूरे मन मस्तिष्क में। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, है ना। इस समय उन्होंने एक सार्वजनिक पत्र लिखा। मिसिव का मतलब होता है ए लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, है ना। एक पत्र होता है जो कि विशेष रूप से बहुत लंबा लिखा हुआ हो, है ना, और ऑफिशियल हो, ठीक है ना, किसी पद की हैसियत से लिखा गया। तो पद तो था ही बेटा, एक तरह से वैज्ञानिक थे इतने बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होने की हैसियत से उन्होंने एक सार्वजनिक पत्र लिखा। किसको? यूनाइटेड नेशंस को, है ना। यूनाइटेड नेशंस क्या है बेटा? ये पूरे एक संसार की एक संस्था है ना, जो आपसी देश, जो विभिन्न देश हैं उनको आपस में लड़ने से ये बचाती है। तो यानी जैसे अगर 2 देश लड़ना शुरू करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशंस जो है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं, ये बीच में आ जाता है और किसी भी प्रकार से उनको लड़ने से रोकता है ये, ठीक है ना। तो इस बार, है ना, उन्होंने एक सार्वजनिक पत्र लिखा, एक बड़ा पत्र लिखा संयुक्त राष्ट्र संघ को। इन इट, इस पत्र में ही प्रपोज्ड, उन्होंने ये प्रपोज किया, है ना, सुझाया, द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि एक पूरे संसार की एक सरकार बननी चाहिए, है ना। पूरे संसार की क्या बननी चाहिए? एक सरकार बननी चाहिए जो पूरे संसार पे क्या रख सके? नियंत्रण रख सके। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, है ना, तो बेटा जो रूजवेल्ट को लिखा था उन्होंने पत्र, तो उस पर तो कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस बार जो उन्होंने पत्र लिखा उस पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई। तो अनलाइक यानी के जैसे नहीं, लाइक यानी तो होता है के जैसे, और अनलाइक का मतलब उसकी तरह नहीं। द लेटर टू रूजवेल्ट, जो रूजवेल्ट को पत्र लिखा था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, उसकी तरह से नहीं। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, उसकी तरह से इस पत्र का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अनलाइक द लेटर टू डी रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
बट लेकिन ओवर द नेक्स्ट डिकेड, है ना, आने वाले दशकों में, दस यानी दशक का मतलब 10 ईयर्स को बोलते हैं, तो आने वाले वर्षों में, है ना, 10 वर्षों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, है ना। तो आइंस्टाइन किस में इन्वॉल्व हो गए, किस में शामिल हो गए, राजनीति में शामिल हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भाई बिना राजनीति में शामिल किए हुए कोई विशेष बड़ा परिवर्तन हम नहीं ला सकते हैं। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 वर्षों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, वो राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, उसमें ज़्यादा दखल देने लग गए, है ना, ज़्यादा उसमें भाग लेने लग गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड, और वो एजिटेट करने लग गए। एजिटेटिंग का मतलब होता है ना, विरोध प्रदर्शन करना, है ना, किसके खिलाफ, टू फॉर एन एंड टू द आर्म्स, है ना, जो हथियार बनते हैं, है ना, उनके खत्म होने के खिलाफ, है ना, उसके विरुद्ध वो उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, है ना। बिल्डअप, जो संसार के अंदर आर्म्स बिल्डअप हो रहे हैं, हथियारों का जो निर्माण हो रहा है, एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अपनी जो लोकप्रियता थी उसको काम में लिया, है ना, शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन चालू करने में। कैंपेन का मतलब होता है जैसे कोई वो चलाते हैं ना, अभियान चलाते हैं, कैंपेन यानी अभियान, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा पढ़ता हूँ यहाँ से। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशकों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन जो थे वो राजनीति में ज़्यादा, है ना, इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और वो हथियारों के विनाश यानी निरस्त्रीकरण यानी संसार में जो भी हथियार बना लिए हैं जिन जिन देशों ने, वो सब देश अपने अपने हथियारों को क्या करें, नष्ट करें। तो इसके खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और उन्होंने अपनी लोकप्रियता का उपयोग कैंपेन करने में किया, अभियान चलाने में किया, किसके लिए, फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने अपने जो उनकी लोकप्रियता थी उसका उपयोग किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन 76 वर्ष की उम्र में 1955 में उनकी जब मृत्यु हुई, he was celebrated as a visionary, तो उनको एक बहुत विजनरी के रूप में सेलिब्रेट किया गया, है ना। संसार भर में उनको एक विजनरी का मतलब होता है बेटा, जो व्यक्ति आगे की सोच रखता हो, ठीक है ना, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और पूरे संसार का नागरिक के रूप में, है ना, एक महान दूरदृष्टा, विजनरी का मतलब क्या होता है, दूरदृष्टा, और संसार के नागरिक के रूप में उनको क्या किया गया, उनकी प्रशंसा की गई, उनको सेलिब्रेट किया गया। एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, है ना, जिस प्रकार से जितनी अधिक उनकी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली के रूप में उनकी जो, है ना, प्रशंसा की जाती थी, वैसे ही उनको एक महान दूरदृष्टा और संसार के एक नागरिक के रूप में उनको सेलिब्रेट किया गया। उनकी जब 76 वर्ष की उम्र में 1955 में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम आपकी ये पोएम पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी पोएम है ना। इसमें क्या है बेटा कि जो लोग, है ना, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, शहरों में रहते हैं, है ना, बड़े बड़े, है ना, ऐसे समझो आप बड़े अधिकारी होते हैं, है ना, तो वो मतलब इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं अपने जीवन में कि उनको खुद के लिए समय नहीं मिलता है, तो वो शांति की तलाश के लिए छटपटाते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम होता है, दिनचर्या जो होती है उनकी उतनी व्यस्त होती है कि वो खुद के लिए वो समय नहीं निकाल पाते। तो उनको एक तरह से बहुत इच्छा होती है कि काश मुझे कोई शांति मिले कहीं पे जाके। तो इसीलिए ये जो लेखक हैं विलियम बटलर यीट्स, किन्होंने लिखा है ये, विलियम बटलर यीट्स, ये लिखते हैं कि मुझे एक लेक के किनारे जाना है ना, मैं एक झील के किनारे रहना चाहता हूँ, लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री ये जगह का नाम है ना, इनिस्फ्री एक जगह का नाम है, और उस जगह पे इनिस्फ्री पे एक झील है जिसका नाम है आइल, है ना। तो मैं द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, तो लेखक जो हैं ये इनिस्फ्री में
जो आयल लेक है वहाँ पर शांति की तलाश में जाना चाहते हैं। दिस वेल नोन पोएम, यह जानी पहचानी जो विख्यात कविता है, एक्सप्लोर्स, ये एक्सप्लोर करती है द पोइट्स लॉन्जिंग, है ना, लॉन्गिंग, है ना, एक्सप्लोर करती, एक्सप्लोर का मतलब एक तरह से वैसे खोज करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बताती है, दर्शाती है लेखक की लॉन्गिंग को, लॉन्गिंग का मतलब चाहत, फॉर द पीस, शांति के लिए जो लेखक की चाहत है उसको ये दर्शाती है ना। एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मतलब दोनों का एक ही है, शांति और ट्रैंक्विलिटी मतलब भी वही शांति होता है, बिल्कुल निशब्द, है ना। ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री ए प्लेस, एक स्थान, वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय, है ना, जहाँ पर कि उसने अपना बहुत सारा समय, हाँ बेटा देखो ये इनिसफ्री जो है ना, वहाँ पे लेखक ने एक तरह से छोटा कोई गांव होगा ऐसे मान लो आप, है ना, वहाँ पे लेखक का बचपन बीता था और बाद में कहाँ चला गया, वो शहर में माइग्रेट हो गया, वो तो शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से वो क्या हो गया, उकता गया वो, ठीक है ना, बोर हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो उस वहाँ पे जाने की वो इच्छा रखता है, डिज़ायर, लॉन्गिंग का मतलब होता है डिज़ायर, इच्छा। So this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. ठीक है ना, तो ये जो विश्वविख्यात कविता है ये दर्शाती है लेखक की चाहत को पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए इनिसफ्री, जो इनिसफ्री स्थान है जहाँ पर कि लेखक ने अपना बचपन का समय, है ना, जब वो बच्चे थे जो बिताया था, वहाँ पे किसकी तलाश के लिए, शांति और निशब्दता की तलाश के लिए, निशब्द, है ना, शांति निशब्द ना, चुप्पी शांति, है ना, बिल्कुल कोलाहल मुक्त, ठीक है। दिस पोएम इज ए लिरिक, यह एक तरह से गीत है, लिरिक का मतलब क्या होता है, सॉन्ग, ठीक है। I will arise and go now and go to Innisfree, मैं अब उठ खड़ा होऊंगा और चला जाऊंगा अभी, उठ खड़ा, अराइज यानी उठ खड़ा होना, गो नाउ चले जाऊंगा अभी, मैं अभी उठ खड़ा होऊंगा और चला जाऊंगा, एंड गो टू इनिसफ्री, और कहाँ चला जाऊंगा, इनिसफ्री चला जाऊंगा, एंड ए स्मॉल केविन बिल्ड देयर, और मैं वहाँ पर बना लूँगा, बिल्ड यानी बना लूँगा, एक छोटी सी केविन बना लूँगा, एक छोटी सी कुटिया बना लूँगा, एक छोटी सी झोंपड़ी बना लूँगा वहाँ पर, ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड, है ना, जो मिट्टी की होगी, है ना, और वॉटल्स की होगी, वॉटल्स होती हैं बेटा जैसे होते हैं ना, ऐसे लकड़ियाँ होती हैं इस तरह से, है ना, और उनको इस तरह से यूँ ऐसे बाड़ बना देते हैं उनकी, ठीक है ना, इस तरह से ये झोंपड़ी टाइप है, ठीक है ना, तो वॉटल्स की और क्ले की, ठीक है ना, घास फूस और मिट्टी से, ऐसे समझ लो आप, घास फूस और मिट्टी से मैं क्या बना लूँगा, अपने लिए वहाँ एक हट बना लूँगा, झोंपड़ी बना लूँगा, केबिन बना लूँगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अब खाने पीने के लिए भी तो चाहिए उसको कुछ, तो बीन होती है ना, बीन्स होती हैं सेम की फली, है ना, तो मैं वहाँ पर 9 पंक्ति सेम की फली बो दूँगा, है ना, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, है ना, 9 सेम की फलियों की पंक्तियां मैं वहाँ पर बो दूंगा, ए हाइव फॉर द हनी बी, और मधुमक्खी के लिए वहाँ पर मैं एक छत्ता भी लगवा दूंगा, है ना, अर्थात उस स्थान पर मधुमक्खियाँ एक क्या रख लेंगी, एक छत्ता रख लेंगी, तो मैं बीन्स खाऊंगा और मधुमक्खी का शहद खाऊंगा, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ अकेला रहूँगा, है ना, बी लाउड ग्लेड, ग्लेड का मतलब होता है ओपन स्पेस, खुला है मैदान, यानी जहाँ पे कुछ नहीं है, बस वहाँ पे मेरी झोंपड़ी होगी, ठीक है ना, और किससे, घास फूस और मिट्टी से बनी हुई मेरी झोंपड़ी होगी, 9 बीन्स की रोज होंगी वहाँ पे, कतार बो दूंगा मैं, है ना, यानी ऐसे समझो छोटे से ज़मीन के टुकड़े में मैं क्या बो दूंगा, सेम की फलियाँ बो दूंगा, और वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता होगा, है ना, और उस ओपन स्पेस में, उस खाली स्थान पर सिर्फ मधुमक्खियों की बी लाउड, है ना, मधुमक्खियों के भन बनाने की आवाज़ ही आएगी, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति है वो धीरे धीरे आती है, ड्रॉपिंग मतलब है ना, जैसे बूंद टपकती है ना, तो उस तरह से जैसे बूंद टपकती है धीरे धीरे, है ना, ठीक है ना,
उस तरह से धीरे धीरे शांति आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, है ना। अब देखो बेटा इसमें मीनिंग्स बताता हूँ मैं आपको। व्हील यानी पर्दा, है ना, जैसे घूंघट होता है ना उस तरह से पर्दा मान लो आप इसको, ठीक है ना। क्रिकेट ये जो पहले आया था ना आपकी, अच्छा वो तो उसमें था, पता नहीं 8वीं के था या 9वीं तुम्हारी में ही था। क्रिकेट ये वजह से होता है ना बेटा, राम जी का घोड़ा होता है ना। ग्रास ऊपर होता है ना टिड्डा, उस तरह का एक कीड़ा होता है ये, है ना, जो गीत गाता है वो, है ना, वो तरह से अलग तरह के वो अलग तरह से वो उसकी आवाज़ निकालता है, वो बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है ना। सिंग्स। ग्लिमर का मतलब चमक, शाइनिंग, ठीक है ना। पर्पल तो पता ही है आपको, है ना, हल्का सा बैंगनी, ग्लो। इवनिंग, लिनेट्स विंग्स, लिनेट एक पक्षी होता है ना, ब्राउन कलर का एक पक्षी होता है जिसकी चोंच कैसी होती है, छोटी सी चोंच होती है, ठीक है ना। देखो यहाँ नीचे भी लिखे हुए हैं बेटा ये। वॉटल्स क्या होता है, ट्विस्टेड मुड़ी स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल्स, है ना, जो फेंसेस या वॉल्स को बनाने के काम में, है ना, मुड़ी हुई लकड़ियां काम है, तो इस तरह घास फूस समझ लो आप इसको, है ना। ग्लेड, क्लियरिंग ओपन स्पेस, है ना, खुला स्थान। लिनेट, ए स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद ए शॉर्ट बीक, इसकी छोटी चोंच होती है, ठीक है ना। तो ये लेखक कह रहे हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ मुझे कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति होती है वो धीरे धीरे बूंदों की तरह उतरती है ना। जैसे पानी बूंद बूंद करके रिसता है ना ज़मीन के अंदर, वैसे ही शांति एक साथ नहीं आती, बहुत धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, है ना। तो जैसे बेटा जो सुबह होती है ना, जैसे ऐसे समझो आप, जो सुबह होती है ना, तो उससे सुबह जो होती है पहले रात बीतती है तभी तो सुबह आती है। तो रात का जब पर्दा हटता है, रात्रि का जब पर्दा हटता है, व्हील्स यानी पर्दा, तब क्या होती है, सुबह होती है ना। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, है ना, यानी जब सुबह जो है अपना पर्दा हटा देती है ना, मॉर्निंग जो है जब वो अपना पर्दा हटा देती है और सूरज चमकने लग जाता है, तब क्या होता है, वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जब जो क्रिकेट होते हैं वो गाते हैं, है ना, जो ग्रास हुपर्स होते हैं, टिड्डे, ये जो जीव होते हैं, है ना, वो गाते हैं। दे आर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, है ना। और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ इनिस्फ्री में जब वो रहेगा कुटिया बना के, तो वो खुले आसमान के नीचे सोएगा, तो वहाँ क्या होगा बेटा, उसको आसमान के अंदर रात को आधी अर्धरात्रि को क्या दिखेंगे, तारों की चमक दिखेगी, है ना। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, तो वहाँ जब वो रहेगा तो जो अर्धरात्रि होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल चमकीली होगी, शाइनिंग होगी, शाइनी होगी। एंड नून ए पर्पल ग्लो, है ना, और जो दोपहर होगी वो कुछ पर्पल कलर की चमकदार होगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, है ना, और वहाँ पे कोई प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, कोई कोलाहल नहीं होगा, सब तरफ शांति शांति होगी। तो वहाँ पर लेखक को शाम के समय, है ना, जो लिनेट्स नाम के पक्षी हैं, है ना, जो ब्राउन कलर के, ठीक है ना, और छोटी चोंच वाले जो पक्षी हैं, सिर्फ उनको जो पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ उसे सुनाई देगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी खड़ा हो जाऊंगा और चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा हमेशा के लिए, दिन और रात वहीं रहने के लिए। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, है ना, तो वो जो लेक है ना, लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री, है ना, इनिस्फ्री में क्या था बेटा, बचपन में वहाँ लेखक ने एक झील देखी थी। वहाँ उस झील के किनारे क्या महसूस करता था लेखक, जब वो बच्चा था उस समय बड़ी शांति महसूस करता था। तो आपने देखा होगा बेटा, जो झील होती है, तो जैसे ही जो हवा चलती है तो झील का पानी लहरों के साथ उठ के आता है, और वो किससे टकराता है, जो उसका किनारा होता है, झील का किनारा होता है, उससे वो टकराता है। तो लैपिंग का मतलब क्या होता है, टकराना। तो उसकी पानी की क्या होती है, छपाक की आवाज़ होती है, जैसे ही वो किनारे से आके टकराता है। तो लेखक कह रहा है, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, शोर यानी किनारा, मैं सुनूंगा उस झील के पानी को टकराते हुए,
धीमी धीमी आवाज़ों में, है ना, हल्की हल्की आवाज़ों में मैं उस झील के पानी को उस झील के किनारे से टकराता हुआ सुन पाऊंगा। While I stand on the roadway, जब मैं कहाँ खड़ा होऊंगा, चाहे कोई सड़क पर खड़ा होऊंगा, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या किसी कच्चे रास्ते पर। पेवमेंट्स ग्रे का मतलब क्या होता है, कच्चा रास्ता, है ना। तो लेखक कह रहा है चाहे मैं किसी पक्के रास्ते पर खड़ा होऊंगा तो भी मुझे, और चाहे मैं किसी कच्चे रास्ते पे खड़ा होऊंगा तो भी मुझे उस झील के पानी के, उस झील के किनारे से टकराने की धीमी धीमी आवाज़ मेरे कानों तक आती रहेगी। आई हियर इट इन द डीप हर्ड स्कोर, और मैं इस आवाज़ को, उस झील के पानी के, झील के किनारे से टकराने की धीमी धीमी सुंदर सी आवाज़ को मैं अपने हृदय की गहराइयाँ, डीप हर्ट स्कोर, है ना, जो उसका हृदय है उसकी गहराइयों, डीप कोर यानी अंतर जो हृदय है उसका, उसकी गहराइयों से मैं उसको सुन पाऊंगा, है ना। तो बेटा लेखक जो है ये क्या है, इनका बचपन इनिसफ्री नाम की जगह पर, है ना, बीता था, और वहाँ पे क्या थी, एक आयल नाम की लेक थी, ठीक है ना। तो वहाँ की उस शांति को लेखक वापस से वहाँ जाकर महसूस करना चाहता है, अर्थात वो शहर की जो भीड़ भाड़ है ना, चिल पौ है, ठीक है ना, इससे वो परेशान हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 4th चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो अगर बेटा आपको ये अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इन वीडियोस को बेटा अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए, ठीक है बच्चा। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।